Hello dear students, today we discuss about the judiciary. In previous classes you have already learned about legislatures and the executive. Now we move to judiciary. So the judiciary at the state level consists of the high court and the subordinate courts like the district and the session court and the provisional courts and the न्याय पंचायत. मीन्स हमारा जो जुडिशल जो सिस्टम है स्टेट का, वहाँ पर आपके डिफरेंट जो लेवल होते हैं किसके, कोर्ट्स के या फिर जुडिशरी के, जिसमें आपके जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर आपका है हाई कोर्ट आता है. सबसे हाईएस्ट लेवल पर हमारा हाई कोर्ट. देन उसके बाद जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट में ही आपके सेशन जो कोर्ट होते हैं, द प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं. देन आपका लास्ट जो नीचे लेवल पर सबसे आपका होता है न्याय पंचायत. क्लास 6 में आपने इसके बारे में स्टडी किया था. सो द हाई कोर्ट स्टैंड्स एट द हेड ऑफ द जुडिशियरी एट द स्टेट लेवल. इट इज हेडेड बाय अ चीफ जस्टिस एंड हैज एज many judges as the president of India consider necessary. मीन्स यहाँ पर हाई कोर्ट है, वो हाईएस्ट जो जुडिशल जो सिस्टम होता है आपका स्टेट लेवल का, और यहाँ के जो हेड होते हैं वो होते हैं आपके चीफ जस्टिस. देन उसके अलावा और डिफरेंट बहुत सारे जो जजेस हैं यहाँ पर होते हैं. देन द हाई कोर्ट कैन इशू राइट. The High Court can issue right, order or directive to protect the fundamental rights of the citizen of the state. It also has power over all the subordinate courts in the state. यानी हमारे जो हाई कोर्ट है वो क्या करता है, रिट इशू करता है, ऑर्डर, डायरेक्टिव, फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. साथ ही साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उसका जो मेन जो पावर है वो आपके हाई कोर्ट के पास होता है. और साथ ही साथ सबऑर्डिनेट के पास भी कुछ जो पावर्स हो आपके जस्टिस से रिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर आप जो आता है कि द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशन. स्टेट गवर्नमेंट में आपके जो एजुकेशन के क्षेत्र में क्या रोल है, तो जनरली हमें पता है कि जो एजुकेशन है वो जो आपके स्टेट जो सब्जेक्ट है उसमें आता है, और जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लॉज इम्प्लीमेंट करने हैं, कोई प्लानिंग करना है, वो सब आपके स्टेट गवर्नमेंट का उसके द्वारा किया जाता है. सो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट आता है कि जो जनरली आपके जो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है. सो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट आया कि जो जैसा हमारा जो कंट्री है जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमारी जो कंट्री की जो स्थिति है वो इतनी बेहतर नहीं थी, और उस समय पॉवर्टी और जो इलिटरेसी है यानी गरीबी और अशिक्षा है वो ज़्यादा था. अब ऐसे में जो हमारे जो लीडर्स थे, चाहे वो हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे BR अम्बेडकर हो, चाहे वो अदर लीडर हैं, सभी ने ये सोचा कि कैसे जो है हमारे कंट्री को डेवलप किया जा सकता है. यहाँ के जो पुअर जो पीपल्स हैं उनको कैसे खाना पहुँचाया जाए और कैसे उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेट किया जाए. तो इसी को ध्यान में रखते हुए उस जो टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो उस जो पीरियड में आपके जो चिल्ड्रंस थे वो स्कूल ना जाकर अपने जो फैमिली का जो हेल्प करते थे ताकि फैमिली को सपोर्ट मिल सके. सो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, इसमें BR अम्बेडकर जी उसके जो हेड थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो उनके द्वारा और बाकी जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ये कहा कि कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन को आगे लाना है, यहाँ पर एजुकेट करना है, तो उसके लिए इस जो एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट में डालना होगा और स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सो इसीलिए जो आपका जो एजुकेशन है उसको किसके लिए स्टेट सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया, क्योंकि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं
तो उनके जो स्टेट के जो डिफरेंट प्रॉब्लम है, उनके जो डिफरेंट रिसोर्स थे, तो उसको जो स्टेट है वो बेहतर तरीके से डील कर सकता था। यूनिक प्रॉब्लम्स थे तो वो उसको यूनिक अपने रीजन के अकॉर्डिंग तो वो डेवलप कर सकता था, प्लानिंग कर सकता था। सो इसीलिए जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि वो बिल्डिंग्स स्कूल्स कॉलेजेस है इंस्टीट्यूशंस है उसको बिल्डिंग करने, उनको मेंटेन करे। साथ ही साथ जो क्या किया जाए, एजुकेशन है, जो एज ग्रुप है 6 से 14 ईयर्स उसके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था किया जाए। तो इसी जैसे आगे बढ़ते गया तो ये जो 6 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप वाले जो चिल्ड्रंस हैं उसके लिए फ्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया गया। कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है जैसे तमिलनाडु है उनके द्वारा फ्री मिड डे मील स्कीम है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो इनकरेज किया जा सके कि इनको चिल्ड्रंस को कि वो स्कूल आए। क्योंकि पुअर सेगमेंट के जो बिलोंग करने वाले जो सोसाइटी है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, उनको अनाज नहीं मिल पाता था, और बच्चे जो है अपने पेट को पालने के लिए, घर के पेटों को पालने के लिए वो काम करने जाते। तो इससे एक फ़ायदा हो गया कि मिड डे मील मिलता है, इसी बहाने बच्चे जो है स्कूल आने लगे। देन कुछ और जो व्यवस्था किया गया जिसमें क्या था, सीट्स जो है वो रिजर्व किया गया स्कूल कॉलेज में, ताकि जो चिल्ड्रंस इकोनॉमिकली और सोशली जो चैलेंज कम्युनिटी से आते हैं उनको भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो जो है बेहतर एजुकेशन वो प्राप्त कर सके, अचीव कर सके, उनको भी बेहतर रिप्रेजेंटेटिव मिल सके स्कूल कॉलेज में। उसके लिए सीट जो है वो रिजर्व किए गए। कुछ जो स्टेट्स है जिसमें यहाँ पर एग्जांपल महाराष्ट्र का दिया गया है, वो जो पे गर्ल रेगुलर स्पेंड इफ दे अटेंड स्कूल, यानी को जो रेगुलर जो अटेंड करते थे कि बहुत सारे जो पैसे है वो प्रोवाइड किया जाए जिसको हम स्कॉलरशिप के रूप में जानते हैं। देन कई जगह आजकल देखे होंगे आप जो कई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आपके होना है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बच्चे हैं जो अच्छा हाई मार्क्स अचीव करते हैं, हाई परसेंट अचीव करते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसको लैपटॉप, मोबाइल्स और डिफरेंट टाइप्स के जो प्राइज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि वो जो और बेहतर मोटिवेट हो, बाकी बच्चे भी मोटिवेट हों और वो उनको फॉलो करें। सो इससे क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोकस एफर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट लिटरेसी लेवल इन इंडिया हैज़ गॉन अप कॉन्सिडरबल, यानी कि ये जो एफर्ट्स किए गए उससे रिजल्ट समझ में आया, निकल के बाहर आया, और जो लिटरेसी लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। जिसमें आपका जो इंडिया में क्या था, आपका लिटरेसी रेट 18.33 था, वो 1951 में 64.84%। आपका जो 1951 में 18.33 था वो जो है 2001 तक आते आते 64.84 हो गया, और देन 2010 में जो और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देन 2010 में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको पास आउट कर दिया, जिसमें कहा गया कि आपके जो 6 to 14 ईयर्स के एज वाले जो ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उसका जो फंडामेंटल राइट्स बना दिए गए कि इसको उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। अब यहाँ पर आता है कि नाउ थिंक व्हेन वी वुड हैपन इफ द गवर्नमेंट हैड नॉट गॉट इन्वॉल्व इन एजुकेशन एंड एजुकेशन बिकम लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड। अब यहाँ पर बात कुछ जो चीज़ें आया कि जो अगर यहाँ पर एजुकेशन में आपके जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होते और सिर्फ प्राइवेट हाथों में होता, प्राइवेट एजुकेशन होता, तब क्या स्थिति होती। तो उसी को यहाँ पर एक जो स्टोरी के माध्यम से बताया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बट हम जो इसको थिंक अपने लेवल पर सोचे तो अभी देखते हैं हम कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर बहुत सारे फीस भी क्या किया जाता है, लिया जाता है। कई जो स्कूलों में एजुकेशन है वो बहुत ही क्वालिटी दिया जा रहा है, बट वहाँ की जो फीस भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे ऐसे जो टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो अभी भी एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर जो वो सिस्टम नहीं है, उनके पास पैसे ही कमी हो जाती है कि वो हाई क्वालिटी एजुकेशन को अचीव कर सके। अभी भी हम जो देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ पर एजुकेटर्स, टीचर्स की कमी है, और बहुत सारे डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी प्रॉब्लम्स है। सो
फिर भी से जैसा हम जो देखें समय के अकॉर्डिंग टू हमारा जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत डेवलप हुआ है। देन यहाँ पर जो हायर जो लिटरेसी जो रेट्स है वो इंडिया ने अचीव किया है। देन समय समय पर आपके गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि और बेहतर क्वालिटी की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जा सके। इसी से रिलेटेड अभी जो नया एजुकेशन जो पॉलिसीज़ है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो और आगे जो एजुकेशन के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है और हमारे लिए एक बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। सो ये आपका जो चैप्टर है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। सो अब आपका नेक्स्ट जो वर्क हो जाता है कि आप जो इसके जो एक्सरसाइज वर्क है वो कंप्लीट कीजिए और मेरे पास सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।